हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ 12+। देखिए, जो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके एग्जाम स्टार्ट हो गए। तो उसमें उसके लिए हम जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पेपर की सीरीज लेके आए थे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है, मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी के बारे में। अब देखिए, जो हमारी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पेपर की सीरीज है, उसमें क्या है कि यूट्यूब पे किसी किसी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर आ रहे हैं। देखिए, इसका कारण ये है कि जो हमारे जो आपकी यूनिवर्सिटी है जय नारायण व्यास, इसी के साथ साथ काफ़ी सारी और यूनिवर्सिटी है, तो उनके एग्जाम साथ साथ चलते हैं। तो उसके लिए हम क्या है कि हमारी जो फैकल्टीज़ है, वो क्या है कि उनका कोर्स करवाने के लिए, ऐप पे कोर्स करवाने के लिए बिजी है। तो क्या है कि फैकल्टी कभी फ्री नहीं होती है। तो क्या है कि यूट्यूब पे जो हमारा सोल्यूशन करवाना है पेपर का, वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब जैसे आज के लेक्चर के लिए मैं फ्री था, तो मैंने वीडियो लेक्चर लेके आ गया। लेकिन कभी कभार क्या है कि नेक्स्ट पेपर में मैं, अगर आपका ऑप्टिक्स का पेपर है, ठीक है, उसमें मैं फ्री हूँ नहीं हूँ, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो क्या है कि आपके लिए हमने क्या किया है कि जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पेपर है, उसकी पीडीएफ है, वो हम ऐप पे रेगुलर अपलोड करते रहेंगे हर सब्जेक्ट की। तो उसके लिए हमने क्या किया कि आपने अगर कोर्स ले रखा है तो बढ़िया बात है, उनकी सॉल्यूशन भी है। उनका क्या है कि हमारे जो 12+ के ऐप है उस पर दे रखे हैं। लेकिन अगर आपने कोर्स नहीं ले रखा है, तो उसके लिए भी हम इस बार उन बच्चों के लिए भी छूट दे रहे हैं। उनके लिए क्या है कि जो हमारा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पेपर है की पीडीएफ है, वो हम टेलीग्राम पे भी अपलोड करें। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, उसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको सॉल्यूशन पूरा चाहिए तो आप 12+ के ऐप पे जाओ, वहाँ पे पूरा सॉल्यूशन करवा रखा है। ठीक है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए, हम आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम जो ए पार्ट के आपके क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, बाकी बी पार्ट और सी पार्ट के क्वेश्चन है वो हमने ऐप पर अभी अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, उनके आंसर वहाँ वीडियो लेक्चर में है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें पहला दे रखा है हमें जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो इनिशियली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करना हमें। ठीक है, तो देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। अब देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, उसका पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं भी क्या हूँ, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ। ठीक है, आप भी क्या हो, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, पृथ्वी भी क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये सारी क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब देखिए, इन सबके करस्पॉन्डिंग जो वस्तु की जो पोजीशन होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। अब जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, तो अगर हम एक कार में बैठे हैं, ठीक है, तो कार में अगर मेरे पास एक आदमी बैठा है, ठीक है, तो अगर आप सड़क के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ठीक है, तो क्या हुआ कि मेरे लिए वो आदमी क्या है, स्थिर है, लेकिन आपके लिए क्या है, गतिशील है। तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो वस्तु की पोजीशन होती है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब देखिए, हमें पूछा गया है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। देखिए, इनर्शियली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं कि ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें जो फोर्स लगता है वो क्या है, किसी ऑब्जेक्ट पे, वो क्या हो, जीरो होता है। ठीक है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, इनर्शियली फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। ठीक है, जिसमें टोटल नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो लग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसपे टोटल फोर्स है, नेट फोर्स, ठीक है, वो क्या हो, जीरो हो। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है एम ए, हमें पता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एम इक्वल टू डी आर वेक्टर डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए, एम तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या हुआ, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए, ये किसको शो कर रहा है, तवन को शो कर रहा है, तो ये क्या होगा, तवन इक्वल टू जीरो। अब देखिए, तवन की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसीलिए तो क्या है, तवन जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अब देखिए, दूसरी और डेफिनेशन क्या देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा, जड़त्व के नियम का पालन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो हमारा जड़त्व का नियम है वो क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें गति के प्रथम व द्वितीय नियम, यानी कि प्रथम नियम जो जड़त्व का नियम है और दूसरा जो हमारा है संवेग संरक्षण का नियम, वो दोनों क्या हो, लागू होते हो, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, इनर्शियली फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि इनर्शियली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें जो हमारी गति के जो दो नियम है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, वो क्या हो, दोनों ही लागू हो, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहा जाता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र या फिर इनर्शियली फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए, ये भी बोल सकते हो कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें नेट फोर्स है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे, वो क्या हो, जीरो हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शियली फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। अब देखिए, दूसरा एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसे नॉन इनर्शियली फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है, यानी कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाता है। अब देखिए, कभी कभार एग्जाम में जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में पूछ लेते हैं और कभी कभार अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में पूछ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है कि ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें क्या हो, गति के जो प्रथम और द्वितीय नियम हो वो क्या हो, लागू ना हो। ठीक है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र बोला जाता है। अगर आपको जड़त्वीय बोला जाए और अजड़त्वीय बोला जाए तो दोनों का ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने तो यहाँ जड़त्वीय निर्देश तंत्र दे दिया है, अगर आपको अजड़त्वीय निर्देश तंत्र दिया जाता है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसकी भी डेफिनेशन आपको लेके आनी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, फूको दोलक का आवर्तकाल कहां पर अनंत होता है। ठीक है, जो हमारा फूको
फोको दोलक होता है उसका आवर्तकाल कहाँ पर अनंत होता है। ठीक है, तो फोको दोलक होता क्या है पहले तो ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो फोको दोलक क्या होता है कि एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि जो पृथ्वी है, ठीक है, वो क्या करती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, अपने एक्स के विपरीत। तो उसमें क्या होता है कि उसका जो एक रोटेशन है वो 24 आवर्स में पूरा होता है। तो इसका जो अब 24 आवर्स में पूरा होता है कि नहीं होता है, इसका पता हम किससे लगा सकते हैं, इस फोको दोलक की सहायता से लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए अब इसने पूछा है कि फोको दोलक का मान, जो आवर्तकाल का मान है वो इन्फिनिटी कहाँ होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या है कि अर्थ है, मैंने सपोज ये हमारे पास क्या है, ठीक है, एक अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इसका वेस्ट है और ये इसका ईस्ट है। ठीक है, और वेस्ट से जो ईस्ट को मिलाती है इस लाइन को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और इसको बोला जाता है, ठीक है, नॉर्थ पोल, इसको बोला जाता है साउथ पोल। ठीक है, अब क्या है कि एक फोको दोलक है उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, थीटा एंगल पे। ठीक है, यहाँ थीटा एंगल पे रख दिया तो इसका जो आवर्तकाल है फोको दोलक का, वो आवर्तकाल दिया जाता है T = 24/sin थीटा से। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका फोको दोलक का आवर्तकाल दिया जाता है। अगर मेरा फोको दोलक इस इक्वेटर लाइन पे होगा, ठीक है, इस इक्वेटर लाइन पे होगा, तो मेरा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इक्वेटर पे होगा तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो मेरा टी क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा 24/sin 0 डिग्री। अब देखिए sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब हुआ मेरा टी क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, तो मुझे पूछा भी यही गया था, मुझे यही पूछा गया था कि जो हमारा फोको दोलक होता है उसका टाइम पीरियड है वो इन्फिनिटी कहाँ पर होता है। तो आपको बताना है कि जो फोको दोलक होता है उसका टाइम पीरियड जो इन्फिनिटी है वो कहाँ होता है, इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा पर होता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए पोल पर फोको दोलक का आवर्तकाल क्या होता है, तो उसके लिए थीटा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू आ जाएगा 24/sin 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, sin 90 डिग्री का तो कितना आ गया, 24 आवर्स आ गया। ठीक है, तो इसका आवर्तकाल कितना आ गया, 24 आवर्स आ गया। तो आपको पूछा जाएगी फोको दोलक का आवर्तकाल इक्वेटर पर कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। और जो पोल्स होते हैं वहां पर, जो ध्रुव होते हैं वहां पर जो हमारा फोको दोलक होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है, 24 आवर्स होता है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत के 2 अभिगतित लिखने। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके 2 पोस्टुलेट है उनको बताना है। ठीक है, तो उसमें 2 पोस्टुलेट कौन सा है, एक तो पहला पोस्टुलेट है कि जो हमारे फिजिक्स के बेसिक लॉ है, ठीक है, वो सभी इनर्शियली फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या रहते हैं, समान रहते हैं। ठीक है, तो पहला लॉ क्या है, तो यही है कि all physics law in inertially frame of reference is same। ठीक है, और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि स्पेस में है ना, हम कहीं पे जाएंगे तो जो लाइट की वेलोसिटी है सी, वो कितनी होती है, जो हमारी 3 × 10⁸ होती है, वो हमेशा ही क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है, तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, जो स्पेस है, स्पेस में, ठीक है, स्पेस में सभी जगह, ठीक है, सभी जगह लाइट की वेलोसिटी है वो क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है, तो इसके 2 पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी ये है कि जो हमारे बेसिक फिजिक्स के लॉ है वो सभी इनर्शियली फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या रहते हैं, समान रहते हैं। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि जो लाइट की वेलोसिटी है वो स्पेस में हम कहीं भी जाएंगे तो उसकी लाइट की जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो स्पेस में हम कहीं भी जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि जो लाइट की वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, और जो सभी इनर्शियली फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें जो हमारे बेसिक फिजिक्स के लॉ है वो क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तो ये 2 पॉसिबिलिटी थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा लंबाई संकुचन क्या होता है, यानी कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और कोई एक ऑब्जर्वर है, दोनों एक साथ मोशन में, ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष क्या हो, मोशन में हो, तो उसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है, ठीक है, वो उसकी एक्चुअल लेंथ से क्या दिखती है, कम दिखती है, ठीक है, उस ऑब्जर्वर को। तो ये क्या कहलाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, यानी कि लंबाई संकुचन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल लेंथ होती है उसमें थोड़ी हमें कम लेंथ दिखाई देती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एल इक्वल टू एल नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का इक्वल होती है। ठीक है, तो ये जो एल है, ये एल तो क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है। ठीक है, और एल नॉट है वो प्रॉपर लेंथ है। ठीक है, ठीक है, और जो हमारा v है वो वेलोसिटी है उस ऑब्जर्वर की, ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और ये जो c है लाइट वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया कि कोई अगर वस्तु है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, वो अगर प्रकाश की वेग से गतिशील हो, ठीक है, यानी कि उसकी वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के इक्वल हो, तो उसके सापेक्ष जो हमारा नाम ऑब्जर्वर है वो गति करता है। तो उसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो एक्चुअल लेंथ से कुछ कम हमें दिखाई देती है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और वो वैल्यू क्या होती है कि जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है उसकी वैल्यू है एल नॉट है, जो प्रॉपर लेंथ है उसकी, ये जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें थोड़ी कम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल लेंथ है एल नॉट से इसकी वैल्यू थोड़ी कम आएगी। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। ओके, अब जैसे इनके सबके आंसर है, अगर आपको क्वेश्चन के आंसर सही है तो हमारे 12 प्लस के ऐप में सारे जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर वहां पर अवेलेबल है वीडियो लेक्चर में। ठीक है, और उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अवमंदित दोलकों से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो डैम्प्ड ऑक्सीलेटर क्या होते हैं उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीलेटर क्या होते हैं कि जो क्या होते हैं कि एक माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या होते हैं, गति करते हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटर बोला जाता है। अब देखिए डैम्प्ड ऑक्सीलेटर क्या होता है, तो डैम्प्ड ऑक्सीलेटर क्या होता है कि ऐसे ऑक्सीलेटर जिनका क्या हो कि टाइम के साथ उनकी एनर्जी और एम्पलीट्यूड में क्या हो, कमी होती हो, तो उस प्रकार के जो ऑक्सीलेटर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑक्सीलेटर बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाऊं, ठीक है, डैम्प्ड ऑक्सीलेटर होते क्या है कि जैसे मेरे पास है ये कोई स्प्रिंग है, इससे एक कोई एम मास जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एम मास जुड़ा हुआ है, तो इस पर हम क्या लगाते हैं, एक कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं एफ ए। ओके, तो यहाँ क्या होता है कि एफ ए लगाया तो हमारा जो एम द्रव्यमान था वो एक्स इक्वल टू 0 पे था, यानी कि जो हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट में था, तो हम फोर्स लगाएंगे तो ये हमारा एम यहाँ आ गया। मान लीजिए अब इसकी स्थिति है वो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट है, तो अब क्या होगा कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कोई रिस्टोरिंग फोर्स होगा, प्रत्यानयन बल होगा, तो ये वापस लगाएगा तो क्या होगा, एफ आर कुछ इस प्रकार से लगेगा। तो ये क्या होता है कि इस जो हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट है इसके इर्द गिर्द क्या करती है, अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है ये पिंड। तो ये इसमें क्या होता है कि अगर हम आइडियल कंडीशन की बात करें तो क्या होता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगता है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो ये क्या करता है, अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करता है, मोशन करता रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हम आइडियल कंडीशन की बात नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसमें दो फोर्स लगते हैं, एक तो एयर रेजिस्टेंस लगता है और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो जिसके कारण से क्या होता है कि इनकी आयाम और जो इसका आवृत्ति होती है उसमें क्या होता है कि समय के साथ इसमें क्या होता है, कमी आती जाती है। तो इस प्रकार के ऑक्सीलेटर को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑक्सीलेटर बोला जाता है। ठीक है, इसमें दो प्रकार के फोर्स लगते हैं, एयर रेजिस्टेंस और सेकंड है वो है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये दो प्रकार के फोर्स लगते हैं जिसके कारण से क्या होता है, इसकी एम्पलीट्यूड और जो इसकी एनर्जी होती है उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इस प्रकार के ऑक्सीलेटर को क्या कहता है, डैम्प्ड ऑक्सीलेटर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ आएगा डैम्प्ड ऑक्सीलेटर क्या होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोलक के विशेषता गुणांक की परिभाषा देनी है। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है एक ऑक्सीलेशन में। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है कि क्वालिटी फैक्टर होता है कि जो हमारी कोई भी हमारा ऑक्सीलेटर है वो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है और उसके बाद उसके जो एक साइकिल में कितनी एनर्जी है उसकी खपत कर सकता है, यानी कि जो एनर्जी है कितना एक साइकिल में एनर्जी का लॉस कर सकता है, उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू
संग्रहित ऊर्जा अपॉन एक चक्कर में खपत ऊर्जा, इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर डाल देते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है कि कोई भी हमारा ऑक्सीडेटर है, ठीक है, वो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसके बाद एक साइकिल में वो कितनी एनर्जी को लॉस करता है। ठीक है, तो उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करा दे तो हमारे पास क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, अब आगे आप अगर क्वालिटी फैक्टर के बारे में और जो हमारे डैम्प्ड ऑक्सीलेटर है, ठीक है, कपल ऑक्सीलेटर है, ठीक है, फोर्स्ड ऑक्सीलेटर है, इन सब के बारे में देखना चाहते हो तो क्या है कि जो हमारा 12+ का ऐप है उस पर सारे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, तो वहां जाके आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इन तीनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो आप उनका सोल्यूशन तो यहाँ यूट्यूब पे हम करवा नहीं सकते, तो हमारे ऐप पर अपलोड है, तो वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी। अब देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि फूरियर प्रमेय का कथन लिखना है। ठीक है, तो फूरियर थ्योरम क्या होती है उसका हमें कथन लिखना है। अब देखिए जो हमारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं कि ऐसे फंक्शन जिनका क्या हो बार बार रिपीटेशन हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन होता है तो उनको क्या करते हैं हम सिंपल पीरियोडिक फंक्शन में लिखते हैं। तो इस प्रकार की जो लिखने की विधि होती है उसे क्या कहा जाता है, फूरियर प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को सिंपल पीरियोडिक फंक्शन में लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को हम क्या लिखते हैं, सिंपल पीरियोडिक फंक्शन में। ठीक है, नॉर्मली हम कोसाइन और साइन में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो नॉर्मली आपको बताना है कि फूरियर प्रमेय क्या होती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स जो पीरियोडिक फंक्शन होता है उसको सिंपल पीरियोडिक फंक्शन में लिखना। ठीक है, और इसमें जो आवर्ती होती है, ठीक है, यानी कि जो आवर्ती होती है जो कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन की आवर्ती होती है, ठीक है, उसकी जो है सिंपल पीरियोडिक फंक्शन में आवर्ती वो n गुना होती है। ठीक है, यहाँ अगर आवर्ती ओमेगा थी तो यहाँ n ओमेगा होगी। ठीक है, इतना फर्क होता है। अब देखिए जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट है भाई, वो किस प्रकार से दिया जाता है, वो दिया जाता है a0 प्लस n इक्वल टू 0 टू n इक्वल टू 0 नहीं 1 टू इन्फिनिटी an साइन n ओमेगा टी। ठीक है, पहले ओमेगा थी, अब यहाँ n ओमेगा हो गई। ठीक है, क्योंकि आवर्ती है वो n ओमेगा होती है। ठीक है, उसके बाद n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी vn cos n ओमेगा टी। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसको क्या है सिंपल पीरियोडिक फंक्शन में लिख सकते हैं, सिंपली कोसाइन और साइन के रूप में। ठीक है, तो ये जो bn है और an है और जो a0 है ये सारे क्या है, फूरियर कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू भी हम आगे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में करना होता है, सिंपल जो हमारे 1 नंबर में आता है तो वहाँ यहाँ तक ही करना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि तरंगों के अध्यारोपण को समझाइए, यानी कि जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव है उसको समझाना है। अब देखिए कोई भी तरंग है, ठीक है, अब देखिए मेरे पास कोई भी एक वेव है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दूसरी तरंग अगर आती है मेरी मान लीजिए इस प्रकार से दूसरी तरंग आती है, तो सुपरपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि इनमें जो तरंगों का जो आयाम होता है, यानी कि जो आयाम होता है y है। ठीक है, पहले वाली तरंग का जो आयाम है वो y1 है, दूसरी वाली का y2 है, तो इनका जो आयाम है वो टोटल आयाम जो y इक्वल टू जो नेट आयाम है वो इन दोनों के योग के इक्वल होगा। ठीक है, सुपरपोजिशन का मतलब यही होता है कि जब दो तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होना है तो उसमें क्या होता है कि जो इनका आयाम होता है वो दोनों तरंगों के जो आयाम के जो एल्जेब्रिक सम है उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सुपरपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं, अध्यारोपण बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे एक तो कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिग्रेटिव होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि अगर उनमें क्या होता है उनका फेज अगर सेम है, ठीक है, सुपर इम्पोज होने वाली तरंग का अगर फेज सेम है तो उसमें क्या होता है कि उनका आयाम एक दूसरे में जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 हो जाएगा। लेकिन अगर इनका फेज है वो अपोजिट है, दोनों वेव्स का फेज है वो अगर अपोजिट है तो इसमें क्या होता है कि इनका जो आयाम है वो आपस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो नेट आयाम है वो टोटल आयाम से क्या आ जाएगा, ठीक है, कम आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एक तरंग के आयाम से क्या आएगा, कम आएगा। तो इस प्रकार के जो इसको क्या बोलते हैं हम, सुपरपोजिशन बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे तो आप वैसे y1 इक्वल टू क्या होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हो a1 इक्वल टू साइन kx माइनस ओमेगा टी, और y2 इक्वल टू होता है a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू y1 प्लस
y2 अगर सेम फेज में है, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसको मैं लिख सकता हूँ a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि हमें बताना है कि दृढ़ता गुणांक क्या होता है, कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, उससे पहले आपको समझना है कि जो इलास्टिक कांस्टेंट होता है, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक, वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। इस पे मैं आऊंगा, पहले आपको भी बताना है। अब देखिए 3 प्रकार के हमने पढ़े होंगे प्रत्यास्थता गुणांक, जिसमें पहला होता है यंग मॉडुलस, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा होगा बल्क मॉडुलस, ठीक है। और तीसरा आपने पढ़ा होगा रिजिड मॉडुलस, ठीक है। 3 प्रकार आपने मॉडुलस पढ़े होंगे। अगर देखिए मैंने तो यहाँ एक ही क्वेश्चन डाला है कि जो हमारा दृढ़ता गुणांक क्या होता है। आपको क्या है, कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। तो इन सबके बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, ठीक है, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बोला जाता है, ठीक है। यानी कि अनुदैर्ध्य जो हमारा प्रतिबल है और अनुदैर्ध्य विकृति है, उसके अनुपात को हम क्या करते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बोला जाता है, ठीक है। और सेकंड है, अगर बल्क मॉडुलस की बात करें, ठीक है, जिसको हम वैसे तो के से डिनोट करते हैं, ऐसे भी आप डिनोट कर दो, ठीक है। तो जो हमारा बल्क मॉडुलस है वो क्या होता है, वो होता है आयतन, जो हमारा आयतन प्रतिबल होता है, आयतन विकृति होता है, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस यानी कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। अब जो मेरा मेन क्वेश्चन है, यानी कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, यानी कि नीटा है, नीटा को हम क्या बोलते हैं, कि जो हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है, ठीक है, अनुदैर्ध्य नहीं, जो हमारा स्पर्शी प्रतिबल होता है और जो अपरूपण विकृति होता है, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि दृढ़ता गुणांक बोला जाता है। यानी कि टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन जो हमारी शेयरिंग स्ट्रेन होती है, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, ठीक है। देखिए दोबारा देख लेते हैं कि जो हमारा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है। अब देखिए जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो 3 टाइप का होता है, एक होता है यंग मॉडुलस, दूसरा होता है बल्क मॉडुलस, तीसरा होता है रिजिड मॉडुलस। अब देखिए इन तीनों में क्या है कि अलग अलग डिफरेंस क्या है, सब ये भी सब क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के अनुपात ही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अलग अलग होता है। जैसे जो हमारा अनुदैर्ध्य जो प्रतिबल है और जो हमारा अनुदैर्ध्य विकृति होती है, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बोला जाता है। अब देखिए जो आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति होता है, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। अब जो नीटा है, ठीक है, यानी कि दृढ़ता गुणांक है, वो क्या हो गया, जो हमारा स्पर्शी प्रतिबल और जो हमारी अपरूपण विकृति होती है, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, दृढ़ता गुणांक बोलते हैं, यानी कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसे बोलते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि दृढ़ता गुणांक क्या होता है, तो आपको ये बताना है कि जो हमारा जो स्पर्शी प्रतिबल होता है और जो अपरूपण विकृति होती है, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब देखिए जैसे आपके पार्ट बी भी आता है, पार्ट सी भी आता है। तो देखिए पार्ट बी में भी हमने क्या करा, जैसे अच्छा और एक क्वेश्चन और रह गया, ठीक है। तो जैसे हमें क्या बताना है कि राइट डाउन दी इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। तो कोई घूर्णित पिंड है, उसके लिए हमें गति के समीकरण लिखने हैं, ठीक है। तो किसी जो हमारा गति कर रहा है, रोटेटिंग मोशन कर रहा है, तो उसके लिए पिंड के लिए हमें क्या करना है, जो गति के समीकरण लिखने हैं, ठीक है। तो अब जैसे आप सिंपली जानते हो, जो एफ इक्वल टू क्या होता है, सिंपली एफ इक्वल टू होता है dp अपॉन dt होता है, ठीक है। ये तो आप जानते हो। लेकिन हम जब रोटेटिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो रोटेटिंग में क्या होता है कि हम जो फोर्स होता है उसकी जगह टॉर्क यूज करते हैं, यानी कि जो बल होता है उसकी जगह बल आघूर्ण का यूज करते हैं, ठीक है। और जो सिंपल मोमेंटम होता है उसकी जगह हम एंगुलर मोमेंटम j का यूज करते हैं। तो ये होता है dj अपॉन dt, ये हम जानते हैं।
अब देखिए जो जे इक्वल टू होता है वो होता है आई इंटू ओमेगा, ये भी हम जानते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जे इक्वल टू क्या रख सकते हैं, आई इंटू ओमेगा रख सकते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इंटू आई इंटू ओमेगा अपॉन डी टी। अब देखिए जो आई है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब देखिए जो ओमेगा है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली, जो डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है वो एल्फा होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो सिंपली टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू एल्फा हो गया। और यही हमारा क्या कहलाता है, घूर्णन गति का, घूर्णित पिंड का गति का समीकरण कहलाता है। यानी कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रोटेटिंग बॉडी है वो क्या कहलाती है, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू एल्फा है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ए पार्ट है वो अब यहाँ पर समाप्त हो गया। अब जैसे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बी पार्ट और सी पार्ट में दो और आते हैं पार्ट, ठीक है। जिसमें बी पार्ट में जो प्रत्येक यूनिट से क्या होता है कि दो दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है प्रत्येक यूनिट से, और सी पार्ट में 5 क्वेश्चन आते हैं, उस 5 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उनके सॉल्यूशन यहाँ करवाना पॉसिबल नहीं है, मैं पहले भी बता चुका यूट्यूब पे। तो इनके सॉल्यूशन है वो क्या है कि हमारे जो 12 प्लस का ऐप है, ठीक है, वहाँ पर पूरे वीडियो लेक्चर में दे रखे हैं, उनका बाकायदा वीडियो लेक्चर भी है और उनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वहाँ जाके 12 प्लस के ऐप से देख सकते हो। जैसे देखिए हमने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको अरेंज कर रखा है। जैसे यूनिट वाइज हमने यहाँ क्वेश्चन दे रखे, ठीक है। ये पार्ट बी के क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारे पार्ट बी के क्वेश्चन है, और ये हमारा जो पार्ट सी है, ठीक है, लॉन्ग टाइप उसके क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन है अनिवार्य रूप से करके जाना है, ठीक है, एग्जाम के लिए। और इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 10 के अराउंड होंगे, वो हमने ऐप पे अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चन को भी देख के जाना ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं रहे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के साथ साथ अगर आप ऐप में जो भी अपलोड क्वेश्चन है वो करके जाते हो तो आपके 110% उन्हीं में से आएंगे क्वेश्चन पेपर, ठीक है। बकायदा कोई एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए तो कोई पता नहीं है, लेकिन बाकी वाले जो सारे क्वेश्चन लगभग 95% क्वेश्चन है जो हमने ऐप पे अपलोड कर रखे हैं उनमें से ही आएंगे, ठीक है। तो आप ऐप पे जाके उन सब क्वेश्चन को देख सकते हो। ओके, तो आज का लेक्चर है वो हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।